आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो अचीवमेंट्स थी उसमें हम सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक हमने पढ़ा था BIF 101 का। आज का जो है हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ अचीवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसमें हमने जो है मुख्तलिफ जो डिस्कवरीज़ हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ एराज़ में की हैं उनको हमने शॉर्टली जो है रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें जो अभी हम आज पढ़ेंगे दैट इज़ ए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA किसने पेश किया था। तो इसके आपने सन याद रखना है 1958 में मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल प्रूव्ड किया था उन्होंने कि DNA जो रेप्लिकेशन होती है वो एक मेथड है जिसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, उससे हो सकती है। यानी इसमें क्या होता है कि एक DNA होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड हम लेते हैं DNA। ये अगर DNA हमारे पास डबल स्टैंडर्ड है तो इसको हम क्या करेंगे, इसके दोनों स्ट्रैंड्स को अनजिप कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग करते हैं, सिंगल स्टैंड में इसी तरह चेंज कर लेते हैं। एक सिंगल स्टैंड इधर आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा। फिर हमने इसकी कम्प्लीमेंट्री RNA या कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है बेस लेकर उसका इसके साथ सीक्वेंस करके इस तरह बना देते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंस जो होता है वो न्यू होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस जो होता है वो ओल्ड DNA का होता है। जो न्यू सीक्वेंस होता है वो कोई भी हम कम्प्लीमेंट्री जो होता है ले सकते हैं। जो ओल्ड से होगा ना सीक्वेंस DNA का थ्रेड जो हमने लिया है वो कंजर्व रहता है और वो तमाम नेक्स्ट जनरेशन में भी फ्लो आउट करता रहता है। इसका मतलब है सेमी कंजर्वेटिव, यानी DNA का जो है कुछ पार्ट रीन्यू हो जाता है और कुछ पार्ट पहले वाले पेरेंट DNA का ही रहता है और वो रीजनरेशन करके न्यू जो DNA स्टैंड है वो बनते रहते हैं। तो ये उन्होंने पेश किया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि मार्शल नर्विंगबर्ग एंड गोबाइन कोराना वर्किंग इंडिपेंडेंटली करेक्ट किया था उन्होंने। क्या किया था, द कोड इन द अर्ली 1960 में बाकायदा जब अचीवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी तो इन लोगों ने, दोनों लोगों ने अपना अपना अलग काम किया और उन्होंने क्या पेश किया, उन्होंने बताया कि जो एक कोडन है, ठीक है, उन्होंने बताया कि दे फाउंड दैट 3 बेसिस कंस्टिट्यूट ए कोड। 3 जो बेसिस हैं वो मिल के, ठीक है, एक कोडन बनाती हैं, एक कोडॉन बनाती हैं। 1, 2 और 3 बेसिस मिलती हैं और एक कोडॉन मिलती है और एक कोडॉन से जो है वो एक अमाइनो एसिड बनता है और अमाइनो एसिड मुख्तलिफ मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी और उस प्रोटीन से आगे फिनोटाइप जो है जनरेट होगी। तो उन्होंने ये बताया था कि ये आपने MCQs के लिए याद रखना है कि 3 बेसिस मिल के एक कोडॉन बनाती हैं, आगे कोड जो कोडॉन होगी वो नेक्स्ट 1 अमाइनो एसिड को जनरेट करती है। जीन क्लोनिंग थी वो 1970 में स्टार्ट हुई। साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया कि आइसोलेट किया जीन्स को, प्लेस दैम इन ए न्यू ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोड्यूस दैम बाय सेट ऑफ टेक्निक्स। अच्छा, जीन क्लोनिंग में मसला क्या होता है कि कोई हम एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ठीक है, उसमें से हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लोकेट करते हैं, देख लेते हैं, उसको कॉपी करते हैं या क्लोन करते हैं उस पूरे DNA स्ट्रैंड से जो हमने उस ऑर्गेनिज्म का निकाला होता है और उस जो कॉपी करेंगे, क्लोन करेंगे जीन्स को, उस पार्ट को या DNA को, वो हम किसी और ऑर्गेनिज्म में जनरेट करके डाल के तो उसमें भी वो प्रॉपर्टीज़ पैदा कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। तो ये भी 1970 में इस पर भी काम शुरू हुआ, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें यह होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म का हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, यानी उनका जेनेटिक जो मटेरियल है वो चेंज कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं, ठीक है, म्यूटेशंस नहीं करते हैं, उनके अंदर मॉडिफाइड करते हैं चेंजेस करके। तो मॉडिफाइड करने से ये होगा कि उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, उनके अंदर न्यू एवोल्यूशनरी जो विरासती तब्दीलियाँ वो आएंगी और उनके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर न्यू जेनेटिक्स की खसूसियात पैदा होती हैं और उनसे न्यू जो है प्रॉपर्टीज़ और ट्रेड्स आती हैं उस ऑर्गेनिज्म में। इसमें क्या होता है, द टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग लेड टू क्रिएटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हमने बहुत सारी इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। हैंड्स हैं जो आज कल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हुआ, हमने जो है इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब वर्क स्टार्ट हुआ तो इसकी एक अचीवमेंट थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1990 में, ठीक है, 1990 में इन्होंने स्टार्ट किया था एंड कम्प्लीटेड इन 2003 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली किसने पेश किया था, इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसने का मकसद क्या था कि डिटरमाइन करे द बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन DNA। हमने देखना था कि ह्यूमन का जो DNA है उनमें कौन कौन सी बेस है, कौन कौन सी बेसिस हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना था और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके जीनोम को, ह्यूमन के जीनोम को क्या करना
था, मैप करना था, ताकि इजीली उसकी मैपिंग करें और उसकी कंपोजिशन और आइडेंटिफाई उसे कर सकें। ठीक है, इससे कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड आर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ हाइड्रेटी। ये स्टोरेज का काम करते हैं और ट्रांसमिशन करते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। लाइक प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स भी हैं और पॉलीसेक्राइड्स की तरह न्यूक्लिक एसिड आर आल्सो पॉलीमेरिक कंपाउंड। न्यूक्लिक एसिड खुद न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉलीमेरिक कंपाउंड्स हैं, बहुत सारी मोनोमर से ये मिलके बनता है। आज हमने इसमें पढ़ना है कि न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन क्या है। न्यूक्लिक एसिड को डेफिनेशन आ जाए या उसकी कंपोजिशन आ जाए, या फिर उसमें ये आ जाए कि इसके ऊपर नोट लिखें, कौन न्यूक्लिक एसिड की टाइप लिखें, तो आपने क्या करना है, तो ये आपने लिखना है कि जो रिपीटिंग यूनिट होता है न्यूक्लिक एसिड का वो होता है न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर के तौर पर काम करके बनाते हैं पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये इनकी बेस जो होती है उनकी डिफरेंस की होने की वजह से 5 कार्बन जो शुगर इनकी बेस है वो भी मतलब इनमें डिफरेंस होता है। आगे हम देखते हैं इनका डिफरेंस। RNA और DNA, ये आपने कॉमनली पढ़े होंगे। DNA क्या होता है, ये किसका बना होता है? कंपोजिशन ऑफ DNA आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। DNA जो होता है इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। MCQ आपने याद रखना है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अब जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है जो DNA के अंदर पाए जाते हैं वो 3 किस्म के कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। एक होती है नाइट्रोजन बेस, एक होती है 5 कार्बन बेस डीऑक्सीराइबेज। ठीक है, RNA के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है और DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। एक दूसरी दोनों चीज़ें इनकी कॉमन होती है, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर उन्होंने दिखाई भी है स्ट्रक्चर कि ये राइबोज है। राइबोज जो होती है ये RNA के अंदर पाई जाती है और 2-डीऑक्सीराइबोज जो है वो बेस जो है शुगर बेस जो है 5 कार्बन जो शुगर है ये पाई जाती है DNA में। तो ये आपने याद रखनी है दोनों के नेम के, राइबोज और RNA DNA में फ़र्क क्या है? RNA के अंदर राइबोज है और DNA के अंदर 2-डीऑक्सी राइबोज है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने देखा है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और जो न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं जो ऊपर हमने अभी ये यहाँ पर डिस्कस किए कि जी एक राइबोस जो है 5 कार्बन बेस होती शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेस होगी और फास्फोरिक एसिड होगी। तो नाइट्रोजनस बेस जो होती है वो क्या है उसका इधर उन्होंने बताया हुआ है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो प्यूराइन हो सकती है, पैरामीडियन हो सकती है, इन दोनों में से होगी। प्यूराइन और पैरामीडियन में क्या है? प्यूराइन में 2 रिंग्स होती हैं। ठीक है, 2 रिंग इंक्लूड होती हैं, जबकि जो पैरामीडियन है उसमें सिंगल रिंग मौजूद होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, उनके अंदर कितनी कितनी प्यूरान्स और पैरामीडियन कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने ऊपर देखा है कि जो एडेनिन है जो कि न्यूक्लियोटाइड हमारा जो DNA में भी पाया जाता है, RNA में भी पाया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये है। एडेनिन में क्या है? ये बेसिकली क्या है? 2 रिंग इस पे मुश्तमिल है। तो 2 रिंग होती तो इसका मतलब ये प्यूराइन है। प्यूराइन में आपने याद रखना है एडेनिन और गुआनिन दोनों क्या हैं? प्यूराइंस हैं। और जो पैरामीडियंस होती हैं उनमें साइटोसिन और थायामीन आती है, क्योंकि इन दोनों की सिंगल चेन है। ठीक है, ये याद रखना, ये सिंगल चेन है और जो प्यूराइंस था उनमें ये 2 चेन शामिल हैं, ये एक चेन है और एक ये चेन है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। तो जो जिनमें 2 चेन्स हैं उनको हमने इकट्ठा करके प्यूराइन का नाम दिया हुआ है और जिनकी सिंगल चेन है उनको पैरामीडियन के ग्रुप में रखा हुआ है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है DNA और RNA का वो है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसका फार्मूला है H3PO4 ऑर्थोफास्फोरिक एसिड भी इसे बोलते हैं। तो ये भी है। अगर अब 2 टर्म्स आ गई हमारे पास, एक है न्यूक्लियोसाइड, एक है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है उसे हम कहते हैं जिसके अंदर 5 कार्बन बेस भी हो, शुगर जिसे राइबोज या डीऑक्सीराइबोज भी हो। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेसिस भी हो। कौन कौन सी? एक 5 कार्बन शुगर होनी चाहिए, एक नाइट्रोजनस बेस होनी चाहिए। ठीक है, और एक जो हमारे पास है फास्फोरिक ग्रुप होना चाहिए। इन तीनों का कम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड होगा ना उसमें एक चीज़ मिस होगी, दैट इज़ फास्फोरिक एसिड। ठीक है, उसमें सिर्फ होगा 5 कार्बन शुगर होगी और नाइट्रोजनस बेस होगी। इन दोनों को जब इकट्ठे हो जाए तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग ऑल दी 3 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तीनों होंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड होगा, जबकि वो वाला ग्रुप जिसमें फास्फेट ग्रुप मिसिंग होगा उसे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो ये भी आपका हो गया। यहाँ पर उन्होंने ये पिक्चर भी दिखाई हुई है, ये न्यूक्लियोटाइड की है, जिसमें ये देखिए नाइट्रोजनस बेस है, ये 5 कार्बन शुगर है और ये हमारे पास फास्फेट ग्रुप है। तो ये एक
न्यूक्लियोटाइड है, जबकि न्यूक्लियोटाइड का उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, या न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, जबकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर से हमने न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड, यानी न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता। ये देख लिया हमने। टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी डीएनए की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की जो बनी होती है ना न्यूक्लियोटाइड्स की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, वो आगे हम देख ले हैं। डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है, जो एडिनिन बनाता है उसे बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन, जो थायामिन बना रहा है उसे बोलते हैं डीऑक्सी थायामिन, जो डीएनए के अंदर मौजूद होती है। आगे डीऑक्सी एडिनोलेट उसे भी बोलेंगे, और डीऑक्सी थायामिडिलेट, ये दो नेम है इनके, आप कोई भी एक सिंगल नेम याद कर सकते हैं। और गुआनिन को बोलेंगे डीऑक्सी गुआनोसिन, यानी डीऑक्सी गुआनोलेट, या डीऑक्सीसाइटिडियन, यानी डीऑक्सीसाइटिडिलेट। तो ये आपने याद नेम रखने हैं। आगे कह रहे हैं देयर आर 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मेक्स दी यूनिट्स ऑफ डीएनए, ये जो हमने ऊपर पढ़ लिए ये 4 हैं, जो चारों मिलके यानी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामिन, ये चारों के नेम हमने पढ़े हैं जो कि डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं, यूनिट्स बनाते हैं। आगे है कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं डीएनए के अंदर, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जिसे हम बोलते हैं, वो किस तरह अपने आप को बाइंड करते हैं और डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ज्वाइन करते हैं टुगेदर। तो इसमें ये है कि द सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए आर ज्वाइन टुगेदर थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब हम देखेंगे कि ये जो चारों थे डीएनए के अंदर, ये किस बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे से लिंक होते हैं, उस लिंक को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंक। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक है नज़र आ रहा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब डीएनए के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे लिंक होता है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पर ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके एक सिरे पर नीचे देखें बेस है, ठीक है, और बेस के पार्ट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है जो फ्री है। उसकी जो ये वाली कार्बन है इसके ऊपर हमारे पास ईथर लिंक है, और एंड पे जो है हमारे पास फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ये जो फास्फेट ग्रुप है एक न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, फास्फेट ग्रुप होगा एक न्यूक्लियोटाइड का, उसका जो OH ग्रुप होगा वो किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के OH ग्रुप के साथ यानी कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा। इससे क्या होगा, ये ओ जो होगा ईथर लिंकेज जिनके दरमियान बन जाएगा फास्फेट ग्रुप के ज़रिए, और हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएगी और ऑक्सीजन भी निकल के वाटर बना देगी, ठीक है। एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ रह जाएगा जो कि बॉन्ड बनाएगा इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के दरमियान। जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो यही उन्होंने यहाँ पर 3D डायमेंशंस में भी आपको दिखाया हुआ है कि ये देखें, एक जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उसकी 5 कार्बन के ऊपर जो फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है उसने जाके लिंक होना है दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जो 3 कार्बन होगी, कार्बन नंबर 3, उसके जाके साथ लिंक, तो साथ में वो लिंक होते हुए क्या निकालेगी, वाटर का मॉलिक्यूल। तो तब जाके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चॉगफ रूल्स, ठीक है। ये भी हमारे पास प्यूराइंस और पायरिमिडन के रूल्स थे जो कि चॉगफ ने 1940s में पेश किए थे। उसने ये डिस्कवर किया था क्यों, जब डीएनए की स्ट्रक्चर डिस्कवर हुई तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती गई और न्यू डिस्कवरीज होती गई। तो डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस था। वर्क ऑफ चॉगफ आ जाता है, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है पेपर में कि चॉगफ रूल बयान करें। अर्वन चॉगफ उसका नाम था, उसके कुलीग्स ने मिल के क्या किया, एक पोर्टेंट दिया, डीएनए की स्ट्रक्चर को पेश करने का एक क्लू दिया। तो दी वर्क ऑफ चॉगफ लेड हिम टू फॉलोइंग कंक्लूजन। तो चॉगफ ने जब अपना काम किया, ऑब्जर्वेशन की, तो उसने कुछ रूल्स दिए जिसका उसने नाम रखा चॉगफ रूल्स। तो अभी हम देखते हैं कि चॉगफ रूल्स क्या होते हैं। पहले उसने बोला कि बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर। अगर एक स्पीशीज़ है, हर स्पीशीज़ की जो बेस डिफरेंस होगी ना डीएनए की, वो एक दूसरे से डिफरेंस होगी। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजनस बेस है जो एक एनिमल है हमारे पास, ठीक है, एक स्पीशीज़ है, एक ही मतलब इस एनिमल की एक स्पीशीज़ की हम बात करें, ये समझ लें कि हैन की एक स्पीशीज़ की बात, ये हैन की एक स्पीशीज़ है, ये हैन की कोई और स्पीशीज़ है। इस स्पीशीज़ की जो डीएनए होंगे ना, उसके अंदर जो बेसिस होंगी वो सेम होगी। इस स्पीशीज़ की जो डीएनए की बेसिस होंगी वो सेम होगी, या नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे में एक से आपने जिसे मिलती होंगी स्पीशीज़ के मेंबर्स की एक दूसरे से बेस कंपोजिशन सेम होगी, लेकिन इस स्पीशीज़ की जो बेस नाइट्रोजनस बेस की कंपोजिशन जो है वो इस
स्पीशीज़ की नाइट्रोजन जो बेसिस की कंपोजिशन है उससे मुख्तलिफ होगी। ठीक है, स्पीशीज़ जो इस स्पीशीज़ में नाइट्रोजनस बेस कंपोजिशन और है और इसमें और है, लेकिन जो ये स्पीशीज़ होगी इसके अपने मेंबर्स की जो बेस कंपोजिशन होगी वो सेम होगी। तो ये पहला रूल ये था कि स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डीएनए के अंदर बेस कंपोजिशन मुख्तलिफ होती जाएगी। दूसरा उसने रूल दिया द डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज ऑफ सेम स्पीशीज़ हैव द सेम बेस कंपोजिशन। ये मैंने वही बात बताई है कि अगर एक स्पीशीज़ है उसके अंदर जो हर मेंबर है उस स्पीशीज़ का, हर ऑर्गेनिज्म है उसका जो डीएनए होगा उसके अंदर को हमने कुछ टिश्यूज़ निकाले या डीएनए को आइसोलेट करें उसके टिश्यू से, तो उस डीएनए के अगर हम बेस को नाइट्रोजनस बेस की कंपोजिशन देखें तो वो उन सब की क्या होगी, सेम होगी। समझ आ गई? तो ये सिर्फ स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है, लेकिन एक ही स्पीशीज़ की आपस में सेम होगी। नेक्स्ट है कि द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इन ए गिवन स्पीशीज़ डज नॉट चेंज, यानी एक जो स्पेसिफिक डीएनए की कंपोजिशन होगी ना बेस की, वो एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए चेंज नहीं होगी, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म की एज, न्यूट्रिशन, स्टेट और चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ वो बेस कंपोजिशन चेंज नहीं होती, क्योंकि वो एक ही स्पीशीज़ से सारे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, तो उनकी डीएनए की जो बेस कंपोजिशन है वो सेम होगी, वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होगी। इन डीएनए द नंबर ऑफ एडिनोसिन रेजिड्यूज इक्वल टू द नंबर ऑफ थायामीन, यानी जो जितने ज़्यादा ए होते हैं ना उतने ही टी होते हैं, ये मिकदार में बराबर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और जो जी और सी होते हैं इनकी क्वांटिटी नंबरिंग एक दूसरे के इक्वल होती है, कब, डीएनए के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जी इज़ इक्वल टू टी सी। इट मीन्स दैट द सम ऑफ प्यूराइन रेजिड्यू, जो प्यूराइन के रेजिड्यू होंगे वो किसके इक्वल होंगे, सम ऑफ पायरीन रेजिड्यूज के। ठीक है, ये रूल भी आपने याद रखने हैं। तो ये सारे रूल थे, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ये मस्ट आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।